हेलो एवरीवन। क्लास 12th सीबीएसई विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान चैप्टर सेकंड जूझ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह लेखक आनंद यादव कितना संघर्ष करके कैसे वो 5वीं कक्षा में पढ़ने की अनुमति लेता है, कक्षा में पढ़ता है, कक्षा के बच्चे किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्लास के होशियार बच्चे का दोस्त बन जाता है और एक दिन वो भी कक्षा के इंटेलिजेंट बच्चों में आ जाता है और अध्यापक द्वारा की गई कविताओं का भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्या करता है, पहले ये बच्चा जब घर आता था, भैंसों का काम, खेतों में काम, जो भी कार्य करता था, उस समय इसे ये लगता था कि कोई इसके साथ हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब उसे ये लगता है कि अब अकेला रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन कविताओं के साथ। तो इससे आगे देखिए, इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा ऐसा रहता था कि कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, लेकिन यही वो बालक आनंद। लेकिन अब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचे जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरिते पाडरी गाया धरणी वरी। तो मैंने मास्टर जी की चाल से अलग अपनी चाल बिठाकर गाई, अर्थात जैसे वो टीचर गाते थे उससे थोड़ा अलग लय में मैंने गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना था केशव करणी जाति नामक छंद में था। इस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न भी करता था, मतलब पूरे हाव भाव के साथ कविता गायन करना, अभिनय के साथ। और मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों को सामने बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मैं कुछ नए पंख निकल आए हैं। यही बालक आनंद क्या कह रहे हैं कि अध्यापक से भी हटकर मैं अब कविताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से अभिनय के साथ, अच्छे लय, अच्छी तान, अच्छे स्वर, ठीक है, अच्छे भाव के साथ गाने लगा। टीचर्स को मेरी कविता बहुत पसंद आई, तो उन्होंने 6ठी 7वीं के बच्चों के आगे तथा एक समारोह में मुझसे गवाया। तो उसे ये लगा कि शायद मैं भी कुछ नया कर रहा हूँ। मास्टर जी स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कविताओं के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कविताओं के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि मुझे आदमी ही लगने लगे थे। कुछ सोदल गेकर मास्टर कवि थे, इसलिए वह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक कह रहा है, मुझे पता चला कवि भी एक आम व्यक्ति ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। अब उस बच्चे को क्या लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी। इसके कारण पूछे, लगता था कि उसके आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर वो कविता बना सकते। लेखक ने क्या कहा कि उसने देखा कि उनके टीचर ने एक मालती बेल पर अपनी कविता लिखी। तो आनंद यादव को लगा, इस बच्चे को लगा कि हमारे आसपास कितने दृश्य हैं, कितनी वस्तुएं, कितनी चीज़ें हैं, तो मैं भी कविता कर सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था।
मैं भैंस चराते चराते ऐसे दृश्य जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ, यह कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, अर्थात काम करते करते वो अपनी कविताओं की रचना करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगता। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर, कंकर पर से लिख लेता था। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, हमेशा मैं अपने पास कलम और कॉपी रखता था, लेकिन कभी कुछ नहीं होती थी तो मैं भैंस की पीठ पर, पत्थरों की शिलाओं पर भी लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती थी, जब लर्न हो जाती थी तो पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता था। संडे को अगर कोई कविता लिख देता तो मंडे को जाकर स्कूल में अपने उस अध्यापक को उस कविता को दिखाया करता था। देखिए बेटा, इसमें ये बताया खुद के अंदर अगर लगन हो कुछ भी करने की तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है अगर व्यक्ति करना चाहे तो। ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे कोई नहीं कर सकता। अब देखिए इस बच्चे के मन में लगन थी, छूटी हुई पढ़ाई को इसने दोबारा करना शुरू किया, कोई शर्म महसूस नहीं की। 5th क्लास में दोबारा से बैठा, ठीक है, फिर होशियार बच्चे के साथ रहने लगा। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? संगति का असर पड़ता है। हम जैसी संगति करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों की संगति करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो इसमें उसने होशियार बच्चे को अपना मित्र बनाया और धीरे धीरे टीचर ध्यान से जो पढ़ाता उसे ध्यान से पढ़ता, और टीचर कविता गायन करके सुनाता तो उसको भी बड़े ध्यान से सुनता और टीचर को फॉलो कर एक दिन टीचर से भी अच्छी कविताएं लिखने लग जाता है, लेख लिखने लगता है। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और मुझे शाबाशी देते। फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसी पहचानी जाती है, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते थे। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता था। ये बच्चा क्या कह रहा है लेखक, कि मुझे उस टीचर के प्रति अपनेपन का एहसास होता था। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस डरे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सोदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि का सूक्ष्मता से देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। तो एक दिन यही वो बालक है आनंद यादव जिसने इस कहानी को लिखा, जूझ, जिस बालक ने कैसे अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। ठीक है, पढ़ाई छोड़ने के बाद कैसे छुड़वा दी गई थी इसके दादा द्वारा इसकी पढ़ाई, और ये बालक पढ़ना चाहता था। ठीक है, और पढ़ने के लिए कैसे इसने योजनाएं बनाई, अपनी माँ के साथ मिलकर दत्ता जी के पास गए, दत्ता जी ने इसके दादा को बुलाया, दादा को डांटा, इसे पढ़ने के लिए भेजा। जब ये बालक पढ़ने के लिए जाता है तो क्लास के बच्चों का दुर्व्यवहार
किस तरीके से इसकी मजाक उड़ाई जाती है, सब कुछ इसने कक्षा में सहन किया। फिर धीरे धीरे इसने होशियार बच्चे को अपना मित्र बनाया, उसके साथ रहने लगा। ये भी धीरे धीरे उतना ही होशियार हो गया जितना बसंत पाटिल था। फिर अध्यापक की कक्षा में कविताएं भी सुनाया करते थे, उन कविताओं को भी ये बड़े ध्यान से सुनता था और अपने अध्यापक को फॉलो किया और ये भी कविताओं की रचना करने लगा। पहले इसे लगता था कि जब खेतों खलिहानों में काम करता हूँ, ढोर चराना, खेतों में काम करना, तो उस समय से लगता था कोई साथ होना चाहिए, अकेले नहीं हो मन नहीं लगेगा। लेकिन जब ये कविताओं की रचनाएं करने लगा तो इसे ऐसे लगता था जितना अकेला रहूं, और इसे कॉपी पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कुछ इसके पास नहीं होता था तो भैंस की पीठ पर, पत्थरों की शिलाओं पर कविताओं की रचना करता था। और यही बड़ा होके बेटा एक दिन ये बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। और यही इस लेखक की ये कहानी है। कहानी का नाम क्या है? जूझ। किसके द्वारा लिखी गई ये कहानी है? आनंद यादव के द्वारा लिखी ये उनकी कहानी है। कहानी का तभी शीर्षक रखा गया जूझ। तो ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि संघर्ष करने से ही व्यक्ति महान बनता है। और अगर कुछ करने की अगर हम सोच लेते हैं तो हमें उसमें सफलता हासिल होती है। ठीक है, तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, और जूझना अर्थात संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। कठिन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। और समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति ही सक्सेस होता है। जैसा कि ये लेखक बाद में यही वो बालक जिसकी 4th क्लास में पढ़ाई छुड़ा दी जाती है और ये पढ़ना चाहता है और बाद में बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। और लेखक का क्या नाम होता है? आनंद यादव। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आप इस पाठ के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालो। तो हम लिख सकते हैं कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो उचित है, क्योंकि ये पूरी कहानी उस बालक पर आधारित है। कैसे वो बालक जूझता रहा पूरी जीवन और संघर्ष करके ही वो महान लेखक बना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इसको अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर लेना। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। इस बुक में बेटा 4 ही चैप्टर थे, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपकी सिलेबस के 2 ही चैप्टर बच गए। ओके, थैंक यू।